हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएमएस कार्तिक स्टडी में आप सब लोग का स्वागत है। आप सब लोग बोल रहे थे कि सर 10th क्लास का कुछ साइंस का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दीजिए। तो बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो में वीवे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम बिल्कुल 101% लड़ जाएगा, ठीक ना। वीडियो को मत समझिएगा कि वीडियो इधर उधर वाला है। आप सब लोग वीडियो क्लास को अंत तक देखिएगा, समझ आ जाएगा कि वीडियो कैसी है, ठीक ना। तो आप सब लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और क्लास यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। और इस वीडियो में सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम बिल्कुल मेरे प्यारे 101% आने वाली है, ठीक ना। तो आप सब लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप सब लोग से एक छोटी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग कॉपी कलम को लेके बैठिए और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा, बिल्कुल समझते चलिएगा, ठीक है। और ये वीडियो को अपने 10 दोस्त के पास शेयर कर दीजिए, ठीक ना। आप सब लोग शेयर करना भूल जाते हैं और वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं, यहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसी तरह के आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगी, सेम क्वेश्चन, ठीक ना। तो बोल रहा है पहला नंबर क्वेश्चन, वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती है उसे क्या कहते हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे बोल रहा है वे किरण पुंज जो एक बिंदु से, मतलब एक बिंदु है उससे निकल कर फैलती है उसे क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे हम एक बिंदु बना लेते हैं, ठीक ना। और इससे ये किरण फैलती है, ठीक ना। मतलब यहाँ से निकल के एक सभी दिशा में जाती है, ठीक ना। तो इसको कहा जाता है फैलता हुआ, ठीक ना। ये फैल रही है, ठीक ना। तो उसे क्या कहते हैं, ये इसको फैलाव को क्या कहा जाता है, ठीक ना। तो इस फैलाव को कहा जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट अपसारी किरण पुंज, ठीक ना। अपसारी किरण पुंज मतलब जो किरण पुंज एक बिंदु से निकल कर, ठीक ना, और विभिन्न दिशाओं में फैलती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक ना। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नोट करते चलेगा, ठीक है। देखिए अगर समझ के पढ़िएगा तो बहुत मजा आएगा क्लास में पढ़ने में, आपसे ऑब्जेक्टिव भी हल होगी, ठीक है। तो आप सब लोग समझ गए या नहीं समझे, हम एक बार और बता देते, ठीक ना। बोलना यहाँ पे वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकल कर फैलते उसे क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक ना, ये बिंदु हो गया ना, और ये बिंदु से देखिए सारा किरण फैल के निकल रही है ना, निकल रही नहीं, कोई इस साइड कोई इस साइड कोई इस साइड, ठीक है। इसको फैलता हुआ है तो इसको क्या कहा जाता है, सो बात पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज, ठीक है। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 2 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, 1 मिनट, 2 नंबर क्वेश्चन, 1 मिनट बाबू, 1 मिनट। 2 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है वैसा किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। मतलब भिन्न भिन्न दिशाओं से वैसा किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे बिंदु बना लेते हैं, ठीक है, और ये भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर मिलते, उसमें फैल रही थी, इसमें मिलेगी, कोई ये साइड से आएगा, कोई ये साइड से, कोई ये साइड से, कोई ये साइड से, ठीक ना। मतलब कोई सारा नीचे आएगी, ठीक ना, और एक बिंदु पर मिलेगी, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, सो बात पूछा जा रहा है, उसे क्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक ना। अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। बिल्कुल समझ के पढ़िए आप सब लोग, ठीक ना, मजा आएगा क्लास करने में। आप सब लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, और यही आपके बोर्ड एग्जाम बिल्कुल 101% की हम गारंटी लेते हैं कि यही आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगी, ठीक ना। बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। चैप्टर वाइज क्लास कीजिए, प्ले लिस्ट बना दी गई है, ठीक ना। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना मत भूलिएगा। बोल रहा है यदि तापमान बोल रहा है यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितने का होगा, ठीक ना। यदि आपतन कोण 60 डिग्री का हो, परावर्तन कोण कितने का होगा, ठीक ना। तो आपतन कोण अगर 60 डिग्री का, देखिए अगर आपतन कोण ये है 60 डिग्री का तो परावर्तन कोण कितना होगा, ये हो गया आपका आपतन, ठीक ना। ये हो गया मेरा प्यारे स्टूडेंट आपतन कोण, और ये हो गया परावर्तन कोण, ठीक ना। ये हो गया परावर्तन कोण। तो ये आपतन हो गया, ये परावर्तन, ये 60 है तो परावर्तन कोण भी मेरे प्यारे स्टूडेंट 60 ही डिग्री का होगा, समझ गए। बिल्कुल याद रखिएगा कि परावर्तन कोण भी 60 डिग्री का होगा, बिल्कुल ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। नोट करते चलेगा, अगर एग्जाम में अगर पूछेगा कि यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितना होगा, तो बिल्कुल याद रखिएगा कि 60 डिग्री अगर आपतन कोण है तो परावर्तन कोण भी 60 ही डिग्री होगा, ठीक है ना। बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है ना। और एग्जाम में एक भी और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपतन कोण किसके बराबर है, तो याद रखिएगा कि आपतन कोण परावर्तन के बराबर है। अगर परावर्तन कोण किसके बराबर है तो ये याद रखिएगा कि परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर है, ठीक ना। ये एग्जाम में बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट 101% पूछे जाते क्वेश्चन, ठीक ना। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है,
4 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है आपतन कोण किसके बराबर होता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक ना। हम बोले थे ना कि आपतन कोण किसके बराबर होता है, बिल्कुल याद है आप सारे बच्चे को। बताइए इसका आंसर, आपतन कोण किसके बराबर होता है। आप लोग कमेंट कीजिए तो आपतन कोण किसके बराबर होता है। तो आपतन कोण मेरे प्यारे स्टूडेंट परावर्तन के बराबर होता है, ठीक ना। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक ना। बिल का बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, याद रखिएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन मजा आएगा आपको, कॉन्सेप्ट के साथ हम पढ़ाएंगे ना तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। आपसे अगर जब समझ में आने लगेगा ना ऑब्जेक्टिव को, सारा ऑब्जेक्टिव आपसे बनने लगेगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की थी। मतलब कौन से वैज्ञानिक थे सो प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात किए थे, ठीक ना। तो आपको मालूम है यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला दिया गया है न्यूटन, दूसरा दिया गया है गैलियो, और तीसरा नंबर दिया गया है रोम्स, और चौथा नंबर दिया गया है स्नेल। बताइए इसमें से कौन से वैज्ञानिक थे कि सो प्रकाश के चाल को सबसे पहले ज्ञात किए थे, ठीक ना। तो प्रकाश के चाल को सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ज्ञात किए थे, मालूम है आप सारे बच्चे को। नहीं मालूम है सो बताइए मालूम है या नहीं मालूम है। तो इसका बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट कौन किए थे बताइए। प्रकाश की चाल को सबसे पहले कौन वैज्ञानिक किए थे बताइए। तो कौन किए थे, तो न्यूटन नहीं रोम किए थे, ठीक ना। रोम सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आप सारे बच्चे न्यूटन बोले होंगे, ठीक ना। न्यूटन नहीं होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, रोम होगा, ठीक है। आप सब लोग को मालूम हो गया, मालूम हुआ क्या नहीं हुआ। और प्रकाश की चाल कितनी होती है आप सब लोग को मालूम है, इसका रासायनिक सूत्र मालूम है। प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो प्रकाश की चाल 3 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक ना। मीटर प्रति सेकेंड होती है प्रकाश की चाल, ठीक ना। अगर एग्जाम में पूछेगा कि प्रकाश की चाल कितनी होती है तो याद रखिएगा प्रकाश की चाल 3 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर, इसका रासायनिक मतलब इसका याद रखिएगा कितना होगा, ठीक ना। प्रकाश की चाल कितनी होती है याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका कौन पर सबसे पहले नापा था, ठीक ना। सबसे पहले किसने ज्ञात किए थे, तो रोम ने किए थे, ठीक ना। तो सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आप सब लोग कॉन्सेप्ट के साथ समझिए, मजा आ जाएगा क्लास करने में आप सब लोग को, ठीक ना। मेरे प्यारे स्टूडेंट जो ही मेहनत करेगा वही उसी का रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, प्रकाश किसका, सॉरी 1 मिनट, बोला जा रहा है प्रकाश किसका रूप है, ठीक ना। बोला जा रहा है प्रकाश किसका रूप है। प्रकाश किसका रूप है मेरे प्यारे स्टूडेंट बताइए। प्रकाश किसका रूप है बताइए। शक्ति का है, धारा का है, ऊर्जा का है, कि इनमें से कोई नहीं। बताइए प्रकाश किसका रूप है, सो बात पूछा जा रहा है। आप लोगों को मालूम है या नहीं है सो बताइए। जल या ऊर्जा या निर्वात, सो बात पूछा जा रहा है, ठीक ना। बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रकाश किसका रूप है, तो प्रकाश किसका रूप है आपको मालूम है, तो ऊर्जा का, ठीक है। ऊर्जा का, ऊर्जा नहीं रहेगा तो देखिए पेड़ पौधा भी नहीं कुछ कर पाएगा, ठीक ना। ऊर्जा ही पे सारा काम ना होता है। तो प्रकाश किसका रूप है, तो ऊर्जा का, ठीक ना। तो सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। धारा का तो होगा नहीं, प्रकाश तो गर्मी पैदा करेगा नहीं, ठीक ना। करता है तो वो सोलर लाइट से करता है, ठीक ना। शक्ति पैदा करेगा नहीं, ठीक है। तो ऊर्जा पैदा करता है। बल्ब में देखिए प्रकाश होता है, बल्ब कोई बल्ब ले लीजिए उसके पास खुद का प्रकाश होता है, तो ठीक ना, उसे ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोल रहा है प्रकाश की चाल कितनी होती है। मतलब प्रकाश की चाल कितनी होती है, देख लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया गया है प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट हम पे गारंटी रखिए, हम पे भरोसा कीजिए कि 101% हम जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे 101% यही में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का निशान ऑल पे सेट कर दीजिए, और ये वीडियो को फैला दीजिए अपने 10 दोस्त के पास, ठीक ना। जहां तक फैला सकते हैं वहां तक फैला सकते हैं, ठीक ना। बोला है प्रकाश की चाल कितनी होती है, सो आपको हम बताए थे इससे पहले वहां पे जो उदाहरण दिए थे। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको मालूम है प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 गुने 10⁻8, ठीक ना, और मीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक ना। मीटर प्रति सेकेंड, ये सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। नोट करते चलिएगा, याद करते रखिएगा, ठीक ना। तो सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, प्रकाश गमन कैसे करता है। प्रकाश गमन कैसे करता है, प्रकाश गमन कैसे करता है आप लोग को मालूम है। प्रकाश कैसे गमन करता है, सीधी रेखा,
या गोलीय रेखा या कोई नहीं, ठीक ना। यहाँ पे 3 ठो ऑप्शन पूछा गया, सीधी रेखा में प्रकाश गमन करती है या गोलीय रेखा में प्रकाश गमन करती है, कोई नहीं। देखिए मेरे पैशन, अगर जब भी प्रकाश गमन करेगी, अगर यहाँ से जो प्रकाश जो निकल रही है, आप अगर टॉर्च ही बारिएगा, चलिए हम टॉर्च ही ले लेते हैं, ठीक ना। जब टॉर्च बारिएगा तो वो इधर उधर नहीं फैलेगा, ठीक ना, वो सीधा एकदम निकलेगा, ठीक ना। चलिए हम टॉर्च को छोड़िए, हम लेजर लाइट ले लीजिए, लेजर लाइट ले लेते हैं। लेजर लाइट को आप जब बांटते होंगे तो देखिएगा उसमें से जो प्रकाश निकलता है वो सीधा निकलता है, एकदम बिल्कुल सीधा निकलेगा, टेढ़ नहीं निकलेगा। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, प्रैक्टिकल करके देखिएगा, जब लेजर लाइट को बांटिएगा तो रात के टाइम में तो बिल्कुल सीधा निकलेगा, बिल्कुल सीधा। तो समझ गए तो क्या होगा, इसका प्रकाश गमन कैसे करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, बताइए। तो ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िएगा तो पढ़ने में भी मजा आएगा और क्वेश्चन भी समझ आएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन करता है 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 मिनट देखिए, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर जाता है उसे क्या कहते हैं। मतलब वैसा किरण पुंज, 100 बात पूछा जा रहा है, ठीक ना। वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर जाता है, ठीक है ना, समांतर जाता है, उसे क्या कहते हैं, ठीक ना, उसे क्या कहते हैं। जो किरण पुंज एक दूसरे के समांतर जाता है उसे क्या कहते हैं। देखिए यहाँ से ये किरण निकली, ठीक ना, एकदम सीधे निकल रही है, ठीक ना, ये एकदम तीनों मतलब ये चारों लाइनें एकदम समांतर जा रही है, ठीक ना। तो उसे क्या कहा जाता है, बताइए। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे समांतर किरण पुंज कहा जाता है, ए कहा जाता है, ठीक ना, सॉरी ए नहीं, समांतर किरण पुंज कहा जाता है। इसका बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। बोल रहा है ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। बाबू देखिए आपको 1 से 20 नहीं तो 25 तक इसका रासायनिक सूत्र याद करना होगा, ठीक ना, उसके बाद ही क्वेश्चन बन सकता है, ठीक ना। तो रासायनिक सूत्र आप सब लोगों को याद नहीं रहेगा तो कैसे होगा, सो बताइए। अगर आपको याद है, जो बच्चे को याद है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र वो कमेंट कीजिए। तो देखिए ग्लूकोज का अणु का में ऑक्सीजन की कितनी परमाणु संख्या होती है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र याद है, हम बता देते हैं, ठीक ना, आप सब लोग नोट करते चलिएगा। तो ग्लूकोज की रासायनिक सूत्र क्या होगी, तो C6 होगा, H12 होगा, ठीक ना, और O6 होगा, ठीक है ना। कार्बन होगा 6, ठीक ना, हाइड्रोजन होगा 12, ऑक्सीजन होगा कितना होगा ऑक्सीजन, तो 6 होगा। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बोल रहा है ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो ऑक्सीजन में कितने परमाणु है, देखिए तो यहाँ पे कितने परमाणु है मेरे बेस्ट फ्रेंड, 6 है ना ऑक्सीजन में। तो इसका क्या राइट आंसर होगा, तो 6 होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, यहाँ पे होगा, ठीक ना, 6 होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। टाइपिंग में यहाँ पे सी नहीं लिखाया गया है, ठीक ना, टाइपिंग में कुछ मतलब टाइपिंग में छूट गया होगा, तो सी है इसका बिल्कुल राइट आंसर। याद रखिएगा कि आपको हम एक और बात बता देते हैं कि ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन की कितनी परमाणु संख्या होती है, तो 6 होती है। इसका रासायनिक सूत्र लिख लीजिए, C6 H हाइड्रोजन हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट 12। 1 मिनट हम अच्छी तरह से लिख देते हैं, ठीक है। चलिए लिखिए आप सब लोग, इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा C6, ठीक ना, कार्बन C6 हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा 12, ठीक ना, ऑक्सीजन हो जाएगा 6, ठीक ना। अगर पूछेगा ग्लूकोज के अणु में हाइड्रोजन की कितनी संख्या होगी, तो संख्या रासायनिक सूत्र याद रहेगी, तो आप लोग तो जल्द से जल्द मतलब बता दीजिए कितनी होगी। तो यहाँ पे 12 होगी। अगर ऑक्सीजन पूछेगा तो 6 होगा, अगर पूछेगा कार्बन कितनी होती है तो 6 होगा, ठीक है। समझ गए आप सब लोग, बिल्कुल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइए, ठीक ना। आप सब लोग सोचते हैं कि सर आगे नहीं बढ़े, ठीक ना, आप सब लोग आगे बढ़ाइए, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, इतना सही तरीके से कोई नहीं बताएगा, ठीक ना, कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, इतना सही तरीके से आपको नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। हम इतना सही तरीके से बता रहे हैं तो आप सब लोग करिएगा क्या, वीडियो को स्किप करके चला जाइएगा, ठीक है ना, कि सर गलत पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, गलत नहीं मतलब बकवास कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सब लोग वीडियो को अंत तक देखिए, जो स्टूडेंट पढ़ने वाले लास्ट तक पढ़िए, नहीं पढ़ने वाले वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान कितना होगा, ठीक ना। कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा, 100 बात पूछ रहा है। तो लिटमस, ठीक ना, नीला कर देता है तो लिटमस क्या होगा, तो क्षार होगा, ठीक ना,
क्षार होगा। तो नीला कौन करेगा? जिसका सबसे ज़्यादा होगा 7 से लेके 14 तक होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए तो ये ऑप्शन में 7 से लेके कोई 14 तक अंक है, तो बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 10 है। तो इसका कितना राइट आंसर होगा? तो सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। नोट करिएगा। बोले अगर एग्जाम में पूछेगा कि लाल कोई विलयन का लाल लिटमस नीला कर देता है तो इसका पीएच मान कितना होगा? तो 10 होगा, बिल्कुल याद रखिएगा। अगर 10 नहीं दिया रहेगा ऑप्शन में तो बिल्कुल मेरे पे स्टैंड 7 रहेगा दिया हुआ, 8 रहेगा दिया हुआ, 9 रहेगा दिया हुआ, 10 रहेगा, ठीक ना। मतलब आपको बता देते हैं 7 से लेकर 14 तक का कोई अंक दिया रहेगा, जो अंक अगर 7 से 14 के बीच में जो मिल जाएगा वही इसका पीएच मान हो जाएगा, ठीक ना। समझ गए आप सारे बच्चे? चलिए गर्दा उड़ा दीजिए, लाइक कीजिए, ठीक ना आप सारे बच्चे, वीडियो को फैला दीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जाइलम पादप में उत्तरदायिक होता है। बोल रहा है जाइलम पादप में उत्तरदायिक होता है। सो बात पूछ रहा है, जाइलम पादप में उत्तरदायिक होता है। तो बताइए क्या होता है उत्तरदायिक? क्या होता है उत्तरदायिक? बताइए क्या होता है उत्तरदायिक? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट जाइलम पादप में जल का परिवहन होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि टाइपिंग करने में इसका आंसर ही छूट गया है, ठीक ना। यहाँ पे इसका आंसर है कहाँ? देखिए यहाँ पे ए में भी वही आंसर है, बी में भी वही आंसर है, इसका मेन आंसर तो छूट गया है, ठीक ना। तो कोई बात नहीं, याद रखिएगा कि जाइलम पादप में उत्तरदायी क्या होगा? तो जल का, ठीक ना। 1 मिनट हम लिख देते हैं, जल का परिवहन, ठीक ना, परिवहन। याद रखिएगा कि जाइलम पादप में उत्तरदायक होता है जल का परिवहन। लिख लीजिए तो जल का परिवहन याद रखिएगा, ठीक ना। रिवीजन करते रहिएगा, याद हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? आप सब लोग को मालूम है कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? बताइए जल्दी, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है, सिरका, दही, इडली, टमाटर। बताइए लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दही में पाया जाता है, या सिरका में पाया जाता है, या इडली में पाया जाता है, या टमाटर में पाया जाता है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट लैक्टिक अम्ल जो पाया जाता है वो दही में पाया जाता है, ठीक ना। तो बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। याद रखिएगा अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है तो दही में पाया जाता है और दूध में पाया जाता है, ठीक ना। इतना बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रही है? 14 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियों में थकावट या दर्द का अनुभव होता है, ठीक ना। मतलब पूछा जा रहा है किस अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियों में थकावट दर्द का अनुभव होता है। देखिए जो आदमी वो क्या कहते हैं, कोढ़िया नहीं होता है, कोढ़िया सबसे महाकोढ़िया, 4 दिन घर में सोएगा, 5वां दिन जाएगा कोदारी उठाएगा लेके खेत में चल जाएगा काम करने, ठीक ना। वो एक दिन काम करके आएगा थक जाएगा, उसके शरीर में क्या होगा? तो ये अम्ल बनने लगता है, ठीक ना। तो वही पूछ रहा है कौन सा अम्ल मांसपेशियों में थकावट का दर्द उत्पन्न करता है। सो बात पूछ रहा है। तो वो काम तो 4 दिन तो सोया, 1 दिन काम किया था, क्या होगा? तो उसमें अम्ल बनने लगता है, इसलिए वो दर्द करने लगता है। तो वो चीज़ दही में भी है, वो अम्ल दही में आपको मालूम है कौन सा अम्ल होगा? बताइए। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया हुआ है, लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक ना। कोई नहीं, बताइए कौन सा होगा ये दोनों में से? अभी ये बताए हैं, ठीक ना, 13 नंबर बताए हैं उसमें, ठीक है, 13 नंबर में बताए हैं, ठीक ना। तो कौन सा अम्ल होगा मेरे पेशेंट? तो लैक्टिक अम्ल होगा। याद रखिएगा कि लैक्टिक अम्ल होगा। जो कोढ़िया 4 दिन 5 दिन पे काम करेगा तो वो काम करेगा, उसको जो थकावट महसूस होगी तो उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक ना। लैक्टिक अम्ल बनने लगेगा, थक्का बनने लगेगा, याद रखिएगा, ठीक ना। और दही आप खा लीजिए, ठीक ना, खाना खाने के बाद दही खा लीजिए, आपको नींद लगने लगेगा, थकावट महसूस होने लगेगी, ठीक ना। तो आपको आप मालूम चल गया कैसे क्या हो रहा है, ठीक ना। तो लैक्टिक अम्ल होगा, ठीक ना। आपको मजा आ रहा है तो बताइए यस सर या नो सर, मजा आ रहा है क्लास करने में? 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? अगर गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? बताइए आप सभी लोग, फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी क्या होगी? सो बात बताइए। तो फोकस दूरी देखिए, हम एक उत्तल बना लीजिए नहीं तो अवतल बना लीजिए, ठीक है।
कोई सा एक दर्पण बना लीजिए। तो हम अब उत्तल दर्पण बना लेते हैं। एक मिनट। तो हम उत्तल दर्पण बना लेते हैं। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, उत्तल दर्पण बना लिए। और यहाँ से देखिए यहाँ तक कौन सा रहता है, ये हो गया मेरा वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ये हो गया मेरा फोकस। ठीक है ना, एफ हो गया। और बोल रहा है कि गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस क्या होगी। ठीक ना, मतलब यहाँ से यहाँ लीजिए, ये 40 सेंटीमीटर हो गया। ठीक ना, 40 सेंटीमीटर हो गया ना। और क्या वक्रता त्रिज्या के बीच, ठीक ना, वक्रता ये उत्तल दर्पण हुआ और वक्रता त्रिज्या के बीच में फोकस रहती है, एकदम एक्यूरेट बीच में। तो कितनी होगी, तो 20 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, 20 सेंटीमीटर होगी। नोट कीजिएगा कि 20 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक फोकस है, ये 20 सेंटीमीटर होगी, इसकी आधा होगी। ठीक ना, तो जहाँ किसी भी एग्जाम में अगर पूछ दे कि अगर यहाँ पे 60 भी अगर दे देगा ना, तो 60 अगर पूछ देगा कि 60 सेंटीमीटर है वक्रता त्रिज्या, तो फोकस कितनी होगी, तब फोकस इसका आधा कर दीजिएगा। एक्यूरेट बीच में रहती है। ठीक है ना, बीच में रहती है तो 30 हो जाएगा इसका राइट आंसर। मगर यहाँ पे 40 पूछा हुआ है, तो 40 पूछा हुआ है तो कितना होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो 20 होगी फोकस। ठीक ना, 20 सेंटीमीटर फोकस होगी। तो यहाँ पे सी में इसका राइट आंसर दिया होगा या दिया गया। ठीक ना, तो सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। नोट करिएगा, अगर 70 देखिए, अगर 80 पूछेगी वक्रता त्रिज्या तो उसका 40 होगा राइट आंसर। ठीक है, फोकस तब 40 हो जाएगा। उसका एक्यूरेट बीच में रहती है। ठीक ना, तो बीच में रहती है एक्यूरेट में, तो एकदम उसका 40 होगी। ठीक ना, आधा हो जाएगी। ठीक है, चलिए समझ गए ना। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन आपकी कोचिंग में भी ऐसे नहीं बताया गया होगा। ठीक ना, हम जैसे बता रहे हैं आपको। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, कार की बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है। मतलब कार की बैटरी जो होती है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, सो बात पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, आशुतो जलो। ठीक ना, आशुत जलो और कोई नहीं। ठीक ना, मतलब देखिए ये एक बैटरिक है। ठीक है, ये एक बैटरिक है। बैटरिक में यहाँ पे है निकला हुआ, ठीक ना, और यहाँ पे रहेगा छेद, मतलब 4-5 ठो रहता है होल किया हुआ, जिसमें आप एसिड डालिएगा। ठीक ना, बैटरी में अम्ल पूछ रहा है कौन सा अम्ल रहता है। ठीक ना, तो इसमें डालिएगा। ठीक ना, तो ये हो गया आप प्लस मान लीजिए इसको, ये माइनस हो गया। ठीक ना, ऋणात्मक हो गया और धनात्मक हो गया। तो इसमें कौन सा अम्ल डाला जाता है, सो बात पूछा जा रहा है। तो आपको मालूम है कि कौन सा अम्ल डाला जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है। बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। इसका रासायनिक सूत्र मालूम है सल्फ्यूरिक अम्ल का, नहीं मालूम है तो इसका हो जाएगा H2SO4 हो जाएगा। ठीक ना, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। मतलब श्वसन जब अपने लोग सांस लेते हैं तो उसके दौरान कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है या कार्बोहाइड्रेट निकलती है, सो बात। मतलब आप जब सांस लीजिएगा, मतलब लेते हैं ना, कौन सी कार्बोहाइड्रेट निकलती है या ऑक्सीजन निकलती है, सो बात पूछा जा रहा है। ठीक ना, तो आप सांस लेते हैं तो O2 निकलेगा। ठीक ना, O2 ऑक्सीजन निकलेगा। ठीक है, लेते हैं तो ऑक्सीजन निकलेगा। ठीक है, और जब छोड़ते हैं तो CO2 गैस निकलेगी। ठीक ना, कार्बन ऑक्साइड गैस निकलेगी। छोड़ते हैं तो याद रखिएगा, लेते हैं तो कौन सा CO2 लेते हैं, एक मिनट, जो लेते हैं गैस वो CO2 निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, और जो छोड़ते हैं वो CO2 निकलेगा। ठीक है, याद रखिएगा कि जो लेते हैं वो O2 निकलेगा, जो छोड़ते हैं वो CO2 निकलेगा। तो यहाँ पे पूछा रहा है श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। जो आपने लोग जो श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, उसमें कौन सी गैस लेते हैं, तो ऑक्सीजन लेते हैं, और छोड़ते क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कार्बन ऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक ना, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर नोट करिएगा कि CO2 हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, आप डेली क्लास कीजिए। ठीक है ना, डेली क्लास कीजिए। लाइट देखिए मेरे पेशेंट, जब कट जाता है ना उसके बाद क्लास कराने में मज़ा नहीं आता है। ठीक ना, क्लास क्या बैटरी ही डाउन हो जाता है मोबाइल का। ठीक है, तो उसके लिए दिक्कत नहीं कीजिए, आप सब लोग क्लास कीजिए। ठीक ना, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना मत भूलिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मछली का श्वसन होता है। मछली का श्वसन होता है, तो देखिए सारे बच्चे को तो मालूम होगा कि मछली का श्वसन गिल से होता है। ठीक ना, तो मगर यहाँ पे पूछ रहा है सांस वो लेता कैसे, जो
4-4 घंटा 7-7 घंटा पानी के अंदर रह जाता है तो फिर उस सांस कैसे निकल लेता है, ठीक ना। आप देखिएगा कोई भी मछली को अंदर ही में रहता है 7 घंटा 5 घंटा, ठीक है, और एक बार 1 मिनट के लिए बाहर निकलेगा फिर अंदर घुस जाएगा, 6 घंटा 7 घंटा अंदर ही रहता है, ठीक ना। तो कौन सा लेता है, तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन ले दिया हुआ है। जल में घुले ऑक्सीजन से, जल में घुले नाइट्रोजन से, जल से बाहर आकर, ठीक ना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मेरे पेशेंट, अंदर में जब वो लेता है ना तो जल के अंदर भी ऑक्सीजन होता है, ठीक ना। जल के अंदर कौन सा पाया जाता है, इसका रसायन देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जल में घुले ऑक्सीजन से, ठीक ना, मतलब ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो H2O हो जाएगा, ठीक ना, H2O हो जाएगा इसका रासायनिक सूत्र, याद रखिएगा। मतलब जल में घुले हुए ऑक्सीजन से, जल में घुले हुए ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगी, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बोल रहा है अम्ल में पदार्थ है जो जल में घुलकर देती है। मतलब अम्ल में पदार्थ है जो जल में घुलकर देती है। क्या देती है, क्या देती है बताइए, तो हाइड्रोजन आयन, मतलब प्लस देती है, जल में घुलती है तो प्लस देती है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 20 नंबर, अरे यार 20 नंबर, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे सॉरी भी लिख दिए थे पहले ही कि क्वेश्चन ये टाइपिंग हो रहा था, ठीक ना। आप क्या पता ये कैसे क्वेश्चन छूटा, कह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हम चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप सारे बच्चे देखिए और नोट करते चलिएगा, ठीक ना, मजाक मत लीजिएगा आप सारे बच्चे, ठीक ना। आपका एग्जाम का अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है। बोला है 21 नंबर, किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। बताइए किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान पूछ रहा है, कितना होता है अम्लीय विलयन, बताइए, कमेंट कीजिए आप सारे बच्चे। किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, बताइए। मालूम है, मालूम है। देखिए अम्लीय विलयन हम बताते हैं, क्या बताए थे, 7 से 14 तक रहेगा तो वो क्षारीय हो जाएगा, और 7 से जो 0 तक रहेगी वो क्या होगा, अम्लीय हो जाएगा, ठीक ना। याद रखिएगा, अगर 7 से जितना नीचे है वो अम्लीय है, 7 से जितना ऊपर है वो क्षारीय है। तो क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, पीएच मान कितनी होगी, तो 7 से कम होगी, ठीक है, याद रखें ना, 7 से कम होगी। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा, 7 से कम, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। मजा आ रहा है क्लास, बोलिए क्लास कैसी लगी, अच्छी लग रही है या नहीं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, अधातु की ऑक्साइड कैसा होता है। पूछ रहा है अधातु की ऑक्साइड कैसा होता है, अधातु की ऑक्साइड कैसा होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट कैसा होता है, तो अम्लीय होता है, ठीक ना, बी हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रक्त का पीएच मान कितना होता है। आप लोग को मालूम है रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है रक्त का पीएच मान, बिल्कुल इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नोट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है डॉक्टरी क्षेत्र में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। डॉक्टरी क्षेत्र में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए वो मैक्रोस्कोप पर रखा रहता है ना, उसमें कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, सो बात पूछा जा रहा है, ठीक ना। डॉक्टरी क्षेत्र में, चाहे लिख देगा चिकित्सक क्षेत्र, ठीक ना, चिकित्सक क्षेत्र में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, सो बात पूछ देगा, ठीक है। तो आपको मालूम है ना, अवतल दर्पण, ठीक ना, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। बोल रहा है सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, ठीक है। तो कितना होता है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर 11 हो जाएगा, सोडियम का परमाणु संख्या 11 हो जाएगा, ठीक है, 11 बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा, नोट करते चलिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ में बताया गया है। बोल रहा है मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ में बताया गया, ठीक है, ठीक ना। तो मनुष्य के हृदय को 4 कोष्ठ में बताया गया, ले लीजिए इसको 4 भाग कर दीजिए, ठीक है। तो
तो 1 कोष्ठ, 2 कोष्ठ, 3, 4, तो 4 कोष्ठ के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो बी हो जाएगा, नोट करते चलिएगा। ठीक है, मजा आ रही क्लास में, समझ भी रहे होंगे। ठीक ना। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, देखिए बायोगैस में क्या होता है, उसमें सारा कचरा नहीं भरा जाता है, उसमें गोबर भरा जाता है, पानी भरा जाता है, सारा गला खाना। देखिए ये हम बना लेते हैं गोबर गैस, ये हो गया मतलब ये खद्दा जगता रहता है। ठीक ना, खद्दा बोलिए चाहे हौज बोलिए। ठीक ना, तो उससे इसी तरह का रहता है, यहाँ पर से एक पैप निकला रहता है चूल्हा के तरफ में। ठीक है, तो इसी के अंदर में सारा कुछ डाला जाता है, सड़े गले चीज़, और एक गोबर रहता है डला हुआ। ठीक है ना, तो यहाँ से जो गैस बनती है और यहाँ से जो चालू होती है गैस, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है बताइए, कौन सी भरी जाती है गोबर गैस में बताइए। बायोगैस, देखिए बायोगैस है ना, तो उसी को कहा जाता है गोबर गैस। आपसे पूछ देगा कि गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है बताइए, चाहे पूछ देगा बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन गैस। जो गोबर गैस जो बनाया जाता है, इसमें से जो गैस निकलती है, तो कौन सी गैस निकलती है, 1 मिनट, कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन गैस निकलती है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। मीथेन गैस की फरादी क्या कहता है, मीथेन गैस की क्या कहता है भाई, देखिए मीथेन गैस की पूछ लेगा परमाणु संख्या कितनी होती है, तो CH4 होती है। ठीक है, कार्बन हाइड्रोक्साइड, ठीक ना, तो 4 होगी। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। पेड़ पौधे का रंग कैसा होता है, कैसा होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, पीला होता है, लाल होता है, हरा होता है, कैसा होता है बताइए, क्या काला होता है क्लोरोफिल वर्णक का, बताइए बताइए बताइए। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो कैसा होगा, तो हरा होगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, नोट करते चलिएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रकाश का वेग अधिकतम क्या होगा, सो पूछ रहा है, प्रकाश का वेग अधिकतम क्या होगा, सो पूछा जा रहा है, समझे। प्रकाश का वेग मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे बता दें, कुछ छूट गया है यहाँ पे। ठीक ना, बोला जा रहा है क्या, प्रकाश के वेग, ठीक ना, अधिकतम क्या होगा, अधिकतम यहाँ पे पूछ दिया है, मगर हम आपको बता दें, क्या बताएं हम आपको, यहाँ पे लिखा रहना चाहिए कि सर्वाधिक, ठीक ना, सर्वाधिक यहाँ पे लिखा रहना चाहिए। तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, तो देखिए ये आप लोग का पृथ्वी हो गया, यहाँ से यहाँ तक आइए, मतलब आइएगा तो यहाँ से यहाँ तक ये लेयर में वायु है, ये लेयर में वायु नहीं रहेगी। ठीक है, ये लेयर में वायु नहीं रहेगी, तो क्या होगा, तो निर्वात में होगा, तो सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। देखिए अंतरिक्ष में जाइएगा तो गैस सिलेंडर लेके जाना होगा, क्योंकि वहाँ पे आप जाइएगा तो लटके के लटके रह जाइएगा। ठीक ना, ना गिरिएगा नीचे ना गिरिएगा ऊपर, बीचे में रह जाएगा। तो ठीक ना, तो प्रकाश पूछ देगा, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है तो निर्वात में होता है। ठीक ना, तो बिल्कुल चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, वास्तु प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। ठीक ना, वास्तु प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तु भाई यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब पूछेगा। ठीक ना, वास्तविक टाइपिंग भाई कौन किया है यार, टाइपिंग में देखिए उल्टा हो गया, टाइपिंग हम ही किए हैं भाई, कोई नहीं किया, हम ही किए हैं। ठीक है, टाइपिंग में छूट गया। ठीक ना, यहाँ पे लिखा था वास्तविक। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, जिसपे बता देते हैं पर्दा चलता है। ठीक ना, मोबाइल देख लीजिए, पर्दा देख लीजिए, पर्दा उल्टा प्रतिबिंब में चला सकते हैं। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो उल्टा होता है। ठीक ना, वस्तु थोड़ी होगा, वास्तविक होगा। ठीक ना, टाइपिंग में गलती हो चुका है। ठीक है, उसके लिए क्या बोले, छोड़िए हटाइए। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, निमल में किस का उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में किया जाता है। ठीक ना,
देखिए फिर यहाँ पे देखिए क्या कर दिया है, निम्न को क्या किया है, निम्न, निम्न लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे मेरे प्यारे स्टूडेंट ये गलत है, ठीक है ना, ये गलत है, ये गलत है, यहाँ पे होगा निम्न, ठीक ना, निम्न होगा। निम्न में किस का उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में किया जाता है, सॉरी ईंधन में नहीं किया जाता है, सो बात पूछ रहा है। तो बायोगैस का खाना बनाने में किया जाता है, एलपीजी गैस का खाना बनाने में किया जाता है, ठीक ना, और सीएनजी गैस का खाना बनाने में नहीं किया जाता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर, एक मिनट, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, सी हो जाएगा। ठीक ना, सीएनजी गैस का गाड़ी ले लीजिए, देश विदेश चले जाइए, ठीक ना, पटना चले जाइए, वहाँ देखिएगा खाली गैस सिलेंडर रहेगा भरा गाड़ी में और वही सिलेंडर पे चलेगा, सीएनजी गैस पे वो चलता है, ठीक ना, मगर उस पर खाना नहीं बना सकते हैं। ठीक है, याद रखिए। और पूछ देगा कि निम्न में से किस का उपयोग करके खाना बनाने में ईंधन किया जाता है, तो एलपीजी ले लीजिए और बायो गैस ले लीजिए, कोई एक ऑप्शन दिया रहेगा, और नहीं किया जाता है तो सीएनजी को पकड़ लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन तो खत्म हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए हम पार्ट 2 लाएंगे इसका, ठीक ना, पार्ट 2 लाएंगे, वीडियो भी लंबी हो चुकी है। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में और क्वेश्चन बताएंगे, हल करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी तो बता दीजिएगा कि सर क्लास बहुत अच्छी लगी, आप दूसरा पार्ट 2 लेके आ जाइए, तो हम जल्द से जल्द आपके लिए दौड़ते हुए आके लेके चलाएंगे। चैप्टर कहते हैं पार्ट 2 लेके आ जाएंगे। ठीक ना, थोड़ा मेरे हमको बोलने में थोड़ा ना क्या बोले घबराहट हो जाती है, ठीक है ना, नया यूट्यूबर है इसीलिए घबराहट हो जाती है। आपको पढ़ाई मेरी पसंद आई से बताइए, पढ़ाई अगर पसंद आई होगी तो बोलिएगा सर अच्छी क्लास लगी है, आप फिर से दूसरा क्लास लेके आइए। तो बिल्कुल मेरे पेरेंट्स एक बात और बता देते हैं कि हम इतना गारंटी लेते हैं कि यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगी 101%।